हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से पर्सनली 4.1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर ये इससे पहले वाला क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन जिसमें 8 प्रश्न दिया हुआ था और एक एक करके उसको हम लोग हल किए हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पार्ट 1 को। ये पार्ट 2 है जिसमें प्रश्न संख्या 2 से हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले निम्न यानी कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण में लिख देना है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये उसका व्यापक रूप होता है। प्रश्न 1 नंबर दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, उसके चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी कि इसका लंबाई जो होगा उसके चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होगा। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हल शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ये हो जाएगा हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 दिया है। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्षेत्र की लंबाई, इसकी लंबाई दिया हुआ है मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की यहाँ पे लिख लेते हैं भूखंड की चौड़ाई। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो यहाँ पे चौड़ाई तो हम मान लिए हैं, चौड़ाई मान लिए कितना, एक्स मीटर। अब यहाँ पे लंबाई कितना होगा, तो लंबाई जो होता है वो चौड़ाई के दुगुने से, तो इस चौड़ाई जो दिया है इसके दुगुने से। ठीक ना, तो फिर लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लंबाई कितना होगा, तो लंबाई यहाँ पे होगा, देखिए ध्यान से, दुगुने से, यानी कि उसके दुगुने से एक अधिक है। तो दुगुना से मतलब क्या हो जाएगा, इसके यानी कि चौड़ाई में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और दुगुने से भी एक अधिक है तो +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1। तो दुगुने से एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई। क्या होता है, लिखेंगे लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई कीजिए। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 528 बराबर है, तो बराबर लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है 2x + 1 इंटू एक्स कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई x दिया है, तो x यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 में 1 से करेंगे, चाहिए ऐसे ही लिखिए, 528 बराबर, ये हो जाएगा 2 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 में 1 से करेंगे तो x में 1 से करेंगे तो 1 से कम x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, हो गया 2x स्क्वायर प्लस x। और इधर 528 क्या है, बराबर के इधर क्या है, तो आपका प्लस में है, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, -528 हो जाएगा। बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। बराबर क्या बच गया, 0। तो ये इसका घात या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। इसलिए यह क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। हो गया, द्विघात समीकरण में ये हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग पहला हल कर लिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और लिखेंगे माना कि पहली धन पूर्णांक बराबर x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x। तो दूसरी धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरी धन पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब हो जाएगा लगातार, ठीक है। अगर जब कोई संख्या 5 है तो 5 के बाद से क्या आ जाएगा, 6 आएगा, यही लगातार होगा। 6 के बाद से क्या आ जाएगा, 7 आएगा, यानी कि एक प्लस कर देना है, क्या करना है, एक प्लस कर देना है, तभी दो कर्मागत धन पूर्णांक होगा, ठीक है। लगातार लगातार संख्या होना चाहिए। तो पहला x माने है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दो धन पूर्णांक हम लोग ज्ञात किए, एक x और दूसरा हो गया x प्लस 1, ठीक है। अब हमें लिखेंगे प्रश्न से, तो यहाँ पे हो गया प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक ना, यानी कि दोनों संख्या का गुणा करने पर। तो लिखते हैं प्रश्न से x इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये हो गया गुणा बराबर कितना हो जाएगा, 306 दिया हुआ है, तो 306 लिख दिया जाएगा। x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x में x से करेंगे तो x से कम x बराबर 306 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x, और 306 क्या है, प्लस में है, और साइड जब चेंज करेंगे राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 306 बराबर क्या बच गया, जीरो बच गया, क्या बच गया, जीरो। तो ये आपका ये इसका अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात 2 है, मतलब कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये आपका द्विघात समीकरण है। ऐसे भी कह सकते हैं, या दूसरा कह सकते हैं कि हम लोग का ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर है और द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग लिख देते हैं, इसकी अधिकतम, चर की अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 3 पे, हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु यानी कि वर्षों में दिया हुआ है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है, और लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x वर्ष, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष। अब उसकी माँ की उससे 26 यानी कि उसकी माँ की आयु जो है उससे 26 वर्ष बड़ी, ठीक है, अधिक है। तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा, यानी x प्लस 26 हो जाएगा, ये भी वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा उससे एक यानी कि 26 साल बड़ी है, तो उसके एक उम्र में क्या करेंगे, 26 साल जोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है कि उसकी आयु वर्षों में दिया हुआ है, क्या गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब हो जाएगा 3 साल बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 साल बाद, क्या लिखेंगे, 3 साल बाद। 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर कितना, तो अभी x वर्ष है तो 3 क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। अब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो अभी तक कितना है, x प्लस 26 और प्लस कर देंगे 3, यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या करेंगे, तीनों में यानी कि दोनों में 3 साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और 3 29 हो जाएगा, इतना वर्ष हो गया, ठीक है, इतना वर्ष हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि इसके यानी कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, यानी कि उसके आयु के गुणनफल जो है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब दोनों के आयु में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो रोहन की आयु कितना है, x प्लस 3, तो लिखेंगे x प्लस 3, ठीक है। और उसकी माँ की आयु कितना है, तो उसकी माँ की आयु है x प्लस 29, ठीक है, इतना है, बराबर दोनों को गुणा करेंगे तो कितना साल हो जाएगा, कितना, तो 360, तो यहाँ पे लिखेंगे 360, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के आयु का आप गुणा करेंगे, तो x में गुणा करेंगे x प्लस 29 से, x से गुणा करेंगे x प्लस 29, ठीक है, और फिर प्लस 3 से करेंगे किस में, x प्लस 29 बराबर 360, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x में 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर करेंगे इसमें प्लस 3x,
फिर 3 से करेंगे 29 में तो हो जाएगा 9 3 27 से 7 8 में 2 और 3 में 6 और 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर 360 है तो 360 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 29x है, 29x और प्लस 3x दोनों प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा, 32x। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ पे 87 है तो 87 लिखेंगे, 360 राइट साइड में है तो प्लस में है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर क्या बच गया? इधर जीरो बच गया। ठीक है, क्या बच गया? जीरो। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या होगा? माइनस। माइनस में इसका आंसर आ गया क्योंकि बड़ी संख्या आपका माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है। अब 360 में से 87 को घटा दीजिए, तो 10 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 3, यहाँ बच गया 5, 5 यानी कि 15, 15 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 7, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 2। बराबर कितना हो गया? जीरो। ठीक है, बराबर कितना हो गया? जीरो। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है कि नहीं? तो है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है आपका कितना? bx, तो bx जब 32x हो गया और माइनस यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे c है, प्लस या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बराबर यहाँ पे कितना? c बराबर जीरो। तो लिखेंगे अतः, यहीं पे लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप उसको कहते हैं, व्यापक रूप का है, इसलिए यह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू जीरो, इसलिए यह इतना द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर प्रश्न हल कर लिया। अब आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये इतना कट गया है, यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न पे। चलिए, चौथा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, यानी कि उसका स्पीड कम कर दिया जाता तो 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो हल शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है। ठीक है, अब दूरी कितना है? तो दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो तय की गई दूरी कितना है? तय की गई दूरी बराबर कितना है? 480 किलोमीटर है। कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं समय, सबसे पहले लिख देते हैं दूरी बराबर, क्या लिखते हैं? दूरी बराबर चाल और गुणे समय होता है। क्या होता है? चाल गुणे समय। अब यहाँ पे समय निकालना है तो समय आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दूरी, क्या हो जाएगा? दूरी, और समय में चाल क्या है? गुणा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा? भाग। तो समय बराबर ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपका दूरी का सूत्र है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर दूरी है, तो लिखेंगे बराबर 480 बटा चाल कितना है? तो चाल यहाँ पे लिखा गया x, कितना लिखा गया? x। यहाँ पे दूरी लिखा गया 480 या चाल हो गया x, तो 480 बटा x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न दूसरा? दर है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, रेल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो x किलोमीटर से चल रहा था, अब 8 किलोमीटर उसमें क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया है। ठीक है, तो दूरी तो आपका उतना ही है, तो लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने
में लिया गया समय या लगा समय बराबर, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर पता है दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो आपका वही है कितना 480 ही है, लेकिन चाल बदल गया, चाल कितना हो गया x माइनस 8 हो गया, कितना हो गया x माइनस 8 हो गया, ये चाल जो है आपका ये हो गया x माइनस 8। तो कितना समय अधिक लेती है, 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रश्न से, तो इसको क्या करेंगे 480 बटा x माइनस 8 माइनस कर देंगे किसको, पहले चाल को, ठीक है। पहला चाल है 480 बटा x, कितना समय कम लेती है 3, अधिक लेती है 3 घंटा अधिक लेती है, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। अब चलिए बाटा का घटाव हो गया, बाटा घटाव कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, x बच गया, x से गुना करेंगे 480 में तो हो जाएगा 480x, माइनस से तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, एक से भाग कीजिएगा इसमें तो एक से एक्स कट जाएगा, एक्स माइनस 8 बच गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 480 और गुणे एक्स माइनस 8, ठीक है, बराबर कितना है 3 है तो 3 लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इधर हल करते हैं, यहाँ से इधर, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 480 है, तो लिखते हैं बराबर 480x और माइनस क्या है माइनस 480 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 x हो जाएगा, फिर 480 में माइनस है और माइनस 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 के 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 अठाई 64 हो जाएगा, 64 के 4 हाथ में 6 और 8 चौका 32 और 32 में जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 38, ठीक है, इतना हो गया। अब लिखेंगे बाटा में, बाटा कितना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे तो एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, बराबर कितना है 3 है, तो बराबर 3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। 480x प्लस में है, 480x माइनस में है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया, इसमें इससे गुना कर देंगे तो 3 में क्या करेंगे तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, बराबर 38 से 40 में 1 से गुना करेंगे तो 3840 ही आएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसे गुना करेंगे तो 8 3 का 24x बराबर 3840, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 3 से सब में भाग लग जाएगा, 3 से सब में भाग लग जाएगा, 8 4 12 13 14 15, हाँ 3 से लग जा रहा है, तो 3 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, 3 से सब में भाग लगा देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, ठीक है, 3 से भाग कर दीजिए सब में, तो 3 से 3 कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 है 24, अब ये हो जाएगा आपका, ये प्लस है तो माइनस इधर कर दीजिए, तो 3 से भाग कीजिए 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 3 8 है 24 और ये 0 के 0, ठीक है, बराबर इधर क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। तो चलिए ये इतना प्राप्त हो गया, ठीक है, 3 से सब में क्या किया गया भाग कर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है कि नहीं, तो है, तो लिखेंगे या द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को संतुष्ट करता है, अतः यह द्विघात समीकरण है, हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या यानी कि कोई प्रश्नावली 4.1 का आपका 2 का ये चारों प्रश्न हम लोग हल कर दिया और इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।